गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमने कल के लेक्चर्स में देखा डीजीएमएस गैजेट नोटिफिकेशंस जो डिफरेंट स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ऑल डिस्कस किया था। मैं आपको बता दूं कि कल हमारा जो सब्जेक्ट डिस्कस हुआ था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना एक्सपीरियंसेस चाहिए, ये सारे डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग वेट 1 सेकेंड, जस्ट ओपन दी, यस, हाँ। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्लास मैनेजर या फर्स्ट क्लास मैनेजर, ये अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड का। ठीक है, इस दोनों में बेसिकली हम लोगों ने बात किया था पहला क्वालिफिकेशन, ठीक है, दूसरा बात किया था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एंड तीसरा हम लोगों ने बात किया था कि कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में काम करेगा। ठीक है, और इसके सारे इंपॉर्टेंट्स को हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, सो आज की क्लासेस में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो कल ये स्लाइड्स हमने कवर किया कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए होता है फर्स्ट क्लास मैनेजर एग्जामिनेशन निकालने के लिए। दूसरा हम लोगों ने कवर किया था कि ये सारा पॉइंट को हम लोगों ने कवर किया था यहाँ पे। ठीक है, और कितना वहाँ का प्रोडक्शन कैपेसिटी होना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सारा डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मतलब यहाँ इस स्लाइड पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज जो भी लोग न्यू है इस क्लास में वो हमारा क्लास रेफर कर सकते हैं। पार्ट 1 जो हमने स्टैट्यूटरी जो क्लास हमने लिया था वो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है, बेसिकली जो टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस है, ठीक है, ये हमारा जो एग्जामिनेशंस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जो हमारा 2 घंटे का होगा, 2 आवर ड्यूरेशन, और ठीक है ना, एंड ऑरल टेस्ट यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि ऑरल टेस्ट जो है, ऑरल टेस्ट है, ये अभी खत्म हो गया, अब ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप लोग पूछोगे सर कि ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है, इस गैजेट नोटिफिकेशन में क्यों लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं आपको, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशंस। देखो, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, गैजेट नोटिफिकेशन फॉर डिफरेंट स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशंस का, ये जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है, ये आया है आपको सितंबर 2018 में। ठीक है, कब आया है आप ये देखो यहाँ पर है ना, 14 सितंबर 2018 में आया है। ठीक है, और सीएमआर कब आया है, सीएमआर आया है 27 नवंबर 2017 में। ठीक है, इसमें रेगुलेशन नंबर 12 का 2 एंड 4 में सब रेगुलेशन 4 में पावर दिया गया है। किसको दिया गया पावर? बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशंस का, कि डीजीएमएस एग्जामिनेशन कराने के लिए जो भी नेसेसरी सिस्टम फॉलो करना है स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, वो डीजीएमएस जो चीफ इंस्पेक्टर है वो गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा। ठीक है, तो ये सितंबर में आया है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्टोरी है। स्टोरी ये है कि पहले जो एग्जामिनेशंस होते थे, ठीक है, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ जब जब ऑरल टेस्ट होता था, ठीक है, तब की बात है। तो पहले क्या होता था कि आपका एक एग्जामिनेशन होता था, ठीक है, जिसमें हमारा एमसीक्यू एंड राइटिंग एग्जामिनेशन होता था। ठीक है, और दूसरा एग्जामिनेशन हमारा होता था ओरल का। ठीक है, जिसमें बहुत सारे मतलब न्यूज़ आए कि इसमें बहुत सारे इश्यूज थे इस सिस्टम्स में। तो डीजीएमएस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कुछ सीबीआई इंक्वायरी वगैरह हुआ और उसमें बहुत सारे फाइंडिंग्स आए, और उस फाइंडिंग्स के बाद में हमारा एक सर्कुलर आया कि एग्जाम्पशंस ऑफ ओरल एग्जामिनेशंस। ये सर्कुलर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसमें ऐड किया है, जस्ट पब्लिशिंग। मैं स्लाइड्स में इंक्लूड कर दिया हूँ सो दैट कि आपको अच्छा दिखे। ओके, देखो इसमें हमारा जो सर्कुलर था, ठीक है ना,
तो हमारा जो गैजेट नोटिफिकेशन था वो कब आया था, वो हमारा आया था, यहाँ देखो 27 एक सेकेंड, आई एम जस्ट शोइंग टू यू। ठीक है, हमारा 14 सितंबर 2018 को गैजेट नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, तो उस टाइम तक ये था कि आपका ऑरल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि आपका ऑरल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, इसको वापस से डिजीमस ने एक सर्कुलर निकाला, बाय लॉज। ठीक है, ये ठीक है ना, डिजीमस बाय लॉज ऑफ द सीबीटी टेस्ट एंड नो ऑरल एग्जामिनेशन, ये इसका हमारा हेडिंग है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सर्कुलर नंबर ऑफ 1 ऑफ 2021 डेटेड 27 अगस्त 2021। ठीक है, तो इसमें एक सर्कुलर निकाला कि बाय लॉज फॉर ग्रांटिंग कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ द सीएमआर एंड एमएमआर, मतलब सीएमआर 2017 और एमएमआर 1961, दोनों में ही एक आपको बाय लॉज निकाला कि हमारा एग्जामिनेशन अब जो होगा उसमें ऑरल एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसमें लिखा है bylaws for granting competency of certificate under CMR 1977. The bylaws as to conduct examination as to granting certificates of competency as required under 1 and 4 of regulation number 13 MMR, एंड ये सब आपको लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली बायलॉज आपको बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में ये मेंशन किया है। अगला पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि सम साइलेंट पॉइंट ऑफ एवर नोटिफिकेशन बिलो, इस नोटिफिकेशन बिलो का आपको बताया है द एग्जामिनेशन ग्रांट बाय द मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर कोल माइन रेगुलेशन एमएमआर जो होगा वो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा, सीबीटी टेस्ट होगा ओनली, देयर विल बी नो एग्जाम ऑरल एग्जामिनेशन फॉर दिस सर्टिफिकेट, मतलब अब इसके इसके अलावा आपको कोई ऑरल एग्जामिनेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो ऑरल एग्जामिनेशन। ओके, द एग्जामिनेशन ग्रांटेड बाय द ओवरमैन सर्वे सर्टिफिकेट, जो भी है सादा सर्टिफिकेट, मेट गैस स्टेशन सर्टिफिकेट, इसमें भी पहले क्या ऑरल एग्जामिनेशन होता था जिसमें पार्सलिटीज होती थी। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, देयर इज नो ऑरल एग्जामिनेशन, ये आपको ये आपको सर्कुलर में डायरेक्टली बता दिया है कि आपका कोई भी एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें आपकी क्या लर्निंग मिली, ये आपको गैजेट नोटिफिकेशन बायलॉज में सर्कुलर में आ चुका है। ठीक है ना, however in case of mining mate blaster gas testing competency certificate examinations, literate illiterate who do not have passed secondary and intermediate qualification who are not familiar with the computer test option only oral examination test provided, जो है अब देखो माइनिंग मेट ब्लास्टर गैस टेस्टिंग के लिए जो भी लिटरेट नहीं है उसके लिए oral examinations होगा। ठीक है, for person holding degree diploma mining gas testing certificate of competency shall be granted on exam basis, no test required। देखो इसमें बोल दिया है जो भी डिग्री होल्डर है या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है, द गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी शैल बी ग्रांटेड ऑन एग्जामिनेशन बेसिस, नो टेस्ट रिक्वायर्ड, आपको टेस्ट लेने की जरूरत है ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगला, तो इसमें इसमें क्या आपने देखा कि हमारा ऑरल एग्जामिनेशन को क्या कर दिया गया, स्किप कर दिया गया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द ये, अब बोलता है हम लोग ने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होगा, ये सारे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया, फर्स्ट पार्ट में आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो 2 क्लॉज है यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। द एग्जामिनेशन ऑफ इस सब्जेक्ट सीबीटी टेस्ट होगा 2 आवर्स का। ठीक है, जो अब 3 आवर्स हो गया है। सो हाउएवर इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट हैव सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स ही शैल बी नॉट एलिजिबल फॉर ऑरल एग्जाम ऑरल टेस्ट। अब देखो ऑरल टेस्ट तो है ही नहीं, अगर आपको 50% मार्क्स इसमें लाना होता है डिजिटल एग्जामिनेशन में बेसिकली। ओके, विदाउट 50% मार्क्स आप ये कवर नहीं कर सकते। Question for each subject shall be submitted to the board and the board will rectify final question paper and if required to consultation with examiners। ठीक है, बोर्ड को सारा चीज रहेगा कि वो उसको कैसे लेना है। अभी जो एग्जामिनेशन होता है, नाउ एग्जामिनेशन इज 150 मार्क्स का होता है फर्स्ट क्लास का, पहले 100 मार्क्स का होता था, ये अब पॉइंट कट गया, अब होता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स में आपको 75 और 75 से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप पास हो गए। ठीक है ना, in order to qualify the oral test the candidate must obtain the computer test 50% मार्क्स, ये हमारा ठीक है ना, नॉट एज 50%, ये हमारा एप्लीकेबल है। तो ये वाला पॉइंट तो हमारा इनवैलिड है क्योंकि अब तो 100 का एग्जाम होता नहीं है, अब कितने एग्जाम होता है, 150 का एग्जाम होता है। इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन नॉट लेस देन 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क ऑफ ईच सब्जेक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दैट इज 50%। ठीक है, एंड हम ऑब्टेन 50% मिनिमम एग्रीमेंट बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये तो दोनों पॉइंट हमारा हमारा चेंज हो चुका है। अब बोल दिया भाई आप रिटर्न एग्जाम दो, रिटर्न एग्जाम होगा उसमें आपका 50% मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है ना,
अब बोलता है री एग्जामिनेशन वन और मोर सब्जेक्ट। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस चैट बॉक्स। ओके। हाँ, नाउ कमिंग टू, इफ अ कैंडिडेट if a candidate appearing two or more subject declare in any subject, he shall exempted from appearing subject of which he have to pass or subsequent examination। इसका मतलब क्या होगा? देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीटेक नहीं, वो डिप्लोमा से आते हैं, तो उनको लगभग दो दो सब्जेक्ट देना पड़ता है, ठीक है, वीनिंग वर्किंग एंड मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, वो देना पड़ता है। तो मान लो वो फर्स्ट एग्जाम में आपका ये कर लिए, मान लो एक सब्जेक्ट में, किसी भी एक सब्जेक्ट में उन्होंने पास कर गया, वीनिंग वर्किंग में पास कर गया, तो उन्हें क्या है, सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट जो सब्जेक्ट होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल माइंस लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी में वो पास नहीं करते हैं, तो उनके पास ये अथॉरिटी रहेगी कि नेक्स्ट जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में वो क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पर जाके वापस से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ मुझे चेंजेस करना होगा। ओके, अब आपको दिख रहा हो ये मेरा स्क्रीन। तो ये री एग्जामिनेशन है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि कोई राम है, लेट एग्जाम्पल एनी राम इज देयर। ये राम जो है, फॉर एग्जाम्पल वो मान लो इसको दो पेपर देना था, पेपर वन एंड पेपर टू। पेपर वन इनको विनिंग एंड वर्किंग देना है, पेपर टू माइन लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी देना है, ठीक है। और ये 2023 में एग्जामिनेशन दिए, ठीक है। तो मान लो ये विनिंग वर्किंग में ये पास नहीं किया, फेल कर गए, और माइंस लेजिस्लेशन में पास कर गए। 2024 में उनको वापस से दो पेपर एग्जामिनेशन नहीं देना है, इनको वापस से सिर्फ विनिंग वर्किंग एग्जामिनेशन, तो पास नहीं, सिर्फ ये एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। यही पॉइंट बोलता है, अंडरस्टैंड। सर मेरे पास माइनिंग मेट का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट क्लास के लिए, सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट है माइनिंग मेट। ओके, विकास गुज्जर, फर्स्ट आप ये बताइए कि आप अभी कौन से पोजीशन में काम कर रहे हैं, मतलब ओवरमैन या सेकेंड क्लास लेवल पे, क्या डिजिग्नेशन क्या है? एक्चुअली रूल ये कहता है, द रूल ये कहता है कि अगर आपके पास सेकेंड क्लास है और सेकेंड क्लास के बाद आपके पास बेसिकली एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप आराम से दे सकते हैं एग्जामिनेशंस। ओके। ओके, आप माइनिंग मेट के पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। बेसिकली रूल ये कहता है कि अगर आप सेकेंड क्लास या ओवरमैन के पोजीशन पे कहीं भी काम कर रहे हैं किसी भी माइंस में, और सेकेंड क्लास के बाद आपको एज ए ओवरमैन एक साल का सर्टिफिकेट चाहिए, या एज ए असिस्टेंट मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर सेकेंड क्लास होल्डर भी अगर रहेगा चलेगा, अगर एक साल का एक्सपीरियंस है सेकेंड क्लास के बाद, तो आप फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नाउ यू गॉट टू माई पॉइंट। जैसे मेरा ये कहना है कि मान लो कोई भी कोई भी कोई एम्प्लॉय है, और उस एम्प्लॉय के पास सेकेंड क्लास एसएमसी सर्टिफिकेट जो है वो है, ठीक है। जिस दिन उसको सेकेंड क्लास मिला उसके बाद उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ ओवरमैन, या सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, या असिस्टेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस, इसमें ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो यस, यू कैन गिव द फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड? आई बिलीव आई एम एबल टू क्लियर टू यू। ओके। ओके, थैंक्स। ओके, और कोई डाउट इसमें? नहीं तो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके। हाँ, तो इसमें इस बारे में देखते हैं आगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट ये बोलता है, नो पर्सन शैल परमिटेड अपीयर टू एग्जामिनेशन फॉर ए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट बियॉन्ड 7 अटेम्प्ट्स डेट ऑफ कोल माइन रेगुलेशन। मतलब कि मतलब
attempt continue starting from the even examination of any one of the initial मतलब कि आप जब भी एग्जामिनेशन देना शुरू किए हो या जब से कोल माइन रेगुलेशन आया है, आपको टोटल 7 अटेम्प्ट ही देने के लिए अलाउड है, ठीक है। आफ्टर एवरी एग्जामिनेशन द सेक्रेटरी शैल डूली इन्फॉर्म कैंडिडेट द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाद सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो आपको क्या रिजल्ट बताएगा। नो कैंडिडेट शैल अप्लाई अपीयर एग्जामिनेशन अनलेस ही सी possesses required academic qualifications and practical experience, ठीक है ना। फेयरिंग द बोर्ड में विच कैंसिल द रिजल्ट ऑफ सर्टिफिकेट एट एनी स्टेज। मतलब कि अगर आपने कुछ भी गलत किया है सर्टिफिकेट में, ठीक है, या माइंस में आपने फर्जी एक्सपीरियंस ले लिया है या गलत एक्सपीरियंस लिया है, तो बोर्ड के पास ये पावर है कि आपका किसी भी टाइम में सर्टिफिकेट को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनिंग, ठीक है ना, एग्जामिनिंग, ठीक है। फॉर अपेयरिंग ऑफ एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट शैल कंडक्ट हिमसेल्फ रिक्वायर्ड टू बाय द सेक्रेटरी इन ओरल एग्जामिनेशन। तो ये पॉइंट तो पढ़ना नहीं है क्योंकि अब ओरल एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 रिसेंट क्लियर अनवांटेड फोटोग्राफ्स लगता है जिसमें साइज 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर होगा, अपॉन विच द नेम इज क्लियरली रिटन द टॉप फ्रंट ऑफ टॉप साइड। अब आपका टॉप साइड होना चाहिए और डोली अरेस्टेड होना चाहिए मैनेजर आपका या किसी का भी, एंड हेड ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड गजेट ऑफिशियल्स का होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपका जो फोटोग्राफ्स होगा वो देखो इसमें फोटोग्राफ्स में भी आपको बहुत सारे पॉइंट लिख दिया है, ठीक है ना। जैसे वो फोटोग्राफ्स आपको जो होना चाहिए वो आपको 3.5 mm विड्थ एंड 4.5 mm वॉट होना चाहिए। यहाँ पर टॉप पे आपका नाम होना चाहिए, टॉप नेम रहेगा, और यहाँ पर जो भी इंसान का फोटोग्राफ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको उसका जो भी इंसान रहेगा यहाँ पर उसका आपको असिस्टेड होना चाहिए, असिस्टेड किसी भी माइंस मैनेजर का या यूनिवर्सिटी टीचर का, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर्स का आपको यहाँ पे चलेगा। वो ये सिद्ध करेगा कि आप जो फोटोग्राफ सबमिट कर रहे हो वो सही है और आप सही में वो इंसान हो जो उस नाम से आप अपना फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा है। एक कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाइक मोबाइल लैपटॉप ये सब आपको एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, जानते हैं। अब आता है पेनल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। देखो पेनल्टी ऑफ मिसकंडक्ट मतलब किसी भी रूल्स रेगुलेशंस को या किसी बायलॉज को आप बाईपास करते हो तो ये सारे पेनल्टीज लगेंगे। एनी कैंडिडेट हु सबमिट फॉल्स सर्टिफिकेट, counterfeit certificate, make false declaration, adopt unfair means of during the examination may be disqualify the board and also debarred from appearing subsequent examination from a specified period depending on the fact of case। मतलब कहीं पर भी ऐसा माना गया देखा गया कि आपने कुछ फ्रॉडरी किया है या सर्टिफिकेट के साथ कुछ ऊपर नीचे किया है तो आपको वहां से क्या करेगा डिबार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। If a candidate who has been declared successful in examination granted certificate, who has been grant certificate in found submitted false certificate to have counterfeited certificate, मान लो आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया गया बट आपका डॉक्यूमेंट कुछ गलत पाया गया तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट का लाइसेंस नहीं मिलेगा, ओके। 6 पॉइंट बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। The final result of examination, as approved by board, shall be announced by the secretary on date of and date fixed by the board। जो डेट फिक्स करेगा उसी डेट में आपको रिजल्ट आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन हेल्ड एटलीस्ट वंस इन ईयर एज पर एज प्रैक्टिसेबल। जितना प्रैक्टिसेबल हो आपको हर साल एग्जामिनेशन को लेना ही है, ठीक है। 8 पॉइंट है अप्लीकेशन टू सबमिट ओरिजिनल सर्टिफिकेट। मतलब एग्जामिनेशन होगा उसके बाद आपको क्या करना है ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को भी सबमिट करना होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। No application shall be considered unless it shall be supported by original certificate as to sound health, character of the candidate and is accompanied by evidence that the prescribed fee has been paid। मतलब जब तक आप जो भारत पोस्ट में हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो अगर आप नहीं किए हैं तो आपको वो सही माना नहीं जाएगा। The self-attested copies of all certificate may be accepted at the time of application। The original certificate's qualification, practical experience is shall be submitted candidate upon the passing required an original certificate other than the character sounds है वही cancelled, ठीक है ना। मतलब रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब इसमें बोलता है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को रख के सारे को आपको क्या कर देगा रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये पॉइंट लिखा हुआ है रूल्स फॉर गवर्निंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब जो सीबीटी टेस्ट है इसके बारे में भी डीजीएमएस ने बायलॉज में गैजेट नोटिफिकेशन बताया है, ठीक है ना। पहला पॉइंट इसमें ये बोलता है नो कैंडिडेट शैल परमिट अटेंड द सीबीटी वंस सीबीटी हैज कमेंस। मतलब एक बार एग्जामिनेशन शुरू हो गया आपको दोबारा उसके बाद परमिट नहीं किया जाएगा
Before entering CBT hall, every candidate shall leave the all books, notes, paper outside. सारे चीज आपको आउटसाइड रख देना है, कुछ भी लेके जाना नहीं है. Every candidate shall be required to sign registered seat in which roll number ID would be recorded. जो roll number ID रिकॉर्ड उसको आपको रखना है सीट. Any candidate designed to conduct examiner investigator of any assistant requiring should be stand on his seat and draw the attendance and not call out. आपको क्या करना है, कुछ भी अगर डाउट है आप वहाँ पर खड़े हो जाओ और आपको वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर होंगे वो आपको आके बता देंगे क्या करना है. ठीक है. Any candidate speaking to the candidate consulting any book notes using paper other than the supply board using any unfair means of acting means of consider improper examiner shall be liable for disqualify. ठीक है. मतलब आप किसी भी कैंडिडेट से बात करते हुए या कुछ भी पेपर्स वगैरह ऐसा आप ले जाते हो, यू शैल बी डिस्क्वालीफाई. नो कैंडिडेट शैल लीव एग्जामिनेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 आवर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. जैसे मान लो अगर 3 घंटे की एग्जामिनेशन है, जब तक 1 घंटा नहीं होगा तब तक आपको जाना नहीं जाएगा. ठीक है ना. 1 घंटे के बाद ही जाते जा सकते हैं. When candidate has completed and answered the question, when the time allowed to answering the question has elapsed, when candidate has been disqualified, ठीक है ना, under clause 90 confirm, he must once leave the examination hall. ओके. ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर होना है. अब आता है नेम अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर, मतलब एग्जामिनर कौन लेगा. ठीक है. मतलब एक एक चीज डीजीएमएस ने आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है, कौन एग्जामिनेशन लेगा. ठीक है. कैसे एग्जामिनेशन होना है. ठीक है. ये सब चीज सारा चीज यहाँ क्लियर कर दिया है. अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जामिनर. The examiner of manager certificate of competency examinations appointed by the board. जो बोर्ड हम लोग जो हम CMR में आप जाके फोल्डर में देखोगे वहाँ पर बोर्ड में 5 मेंबर्स होते हैं. ठीक है. जिसको बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेंबर्स बोलते हैं. वो अपॉइंट करेगा कौन, एग्जामिनर्स को. ठीक है. फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सो एज प्रैक्टिसेबल द एग्जामिनर सेल एडमिनिस्ट्रेशन साइंटिस्ट कन्वर्सेंट कंसल्ट सब्जेक्ट माइनिंग इंजीनियरिंग होल्डिंग फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग ये जो भी आपका वो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस. मतलब इसमें बोल दिया है कि कोई भी फर्स्ट क्लास मैनेजर होल्डर रहेगा वही एग्जामिनर रहेगा जो आपको वहाँ देखेगा. ठीक है ना. इसमें बोल दिया ऑरल टेस्ट में आपको माइनिंग इंजीनियर रहेगा, लेकिन अब ये एप्लीकेबल नहीं है. पहले जो ऑरल टेस्ट लेंगे तो उनको माइनिंग का नॉलेज होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. अगला अब इसमें बोलता है, इसमें क्वालिफिकेशन बता दिया है आपको. ठीक है ना. इसमें मतलब कि अलग अलग क्वालिफिकेशन बता दिया है कौन कौन एग्जामिनर रहेगा. ठीक है ना. जैसे डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग अदर देन इक्विवेलेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बिहाफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. करियर क्वालिफिकेशन रहेगा. इसमें फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट के एग्जामिनेशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो अनरिस्ट्रिक्टेड हो. ठीक है. अगर इसमें मैनेजमेंट और लेजिस्लेशन सेफ्टी के लिए एग्जामिनर जो रहेगा, इसमें देखो 2 एग्जामिनर रहेगा, 1 इंस्पेक्टर ऑफ माइन एनी माइनिंग इंजीनियरिंग होल्डिंग फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट. दूसरा फर्स्ट क्लास बनेगा. इसमें भी 2 रहेगा, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और एनी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट जो रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट है. ठीक है. ये दोनों एग्जामिनर रहेंगे इसमें. अगर वो डिप्लोमा का आपको एग्जामिनेशन लेना है तो डिप्लोमा को 3 सब्जेक्ट देना पड़ता है. ठीक है. जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ठीक है, उसको 3 सब्जेक्ट्स देना है. माइन वेंटिलेशन, वेनिंग वर्किंग और आपका माइन मैनेजमेंट फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन के लिए. इसमें एक एग्जामिनर रहेगा इंस्पेक्टर ऑफ माइंस. इसमें 1 एग्जामिनेशन रहेगा इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का या फर्स्ट क्लास होल्डर है. माइन वेंटिलेशन के लिए 1 एग्जामिनर रहेगा. ठीक है. ये आपको जस्टिफाई कर दिया गया एग्जामिनर जो आपका एग्जाम लेगा वो कौन रहेगा. ठीक है. फिर अगर ये बात हो रहा था अनराउंड माइंस के लिए, अगर डिप्लोमा है फर्स्ट क्लास करना चाहता है और ये डिप्लोमा है फर्स्ट क्लास करना चाहता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसमें भी वही केस है. ठीक है. सेकंड क्लास जो होता है माइंड मैनेजमेंट अगर लेजिस्लेशन होता है तो 2 एग्जामिनेशन रहेगा इसमें. सेकंड क्लास इसमें भी 2 एग्जामिनर रहेगा. ठीक है. जिसमें सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल्स दे सकता है. ठीक है. अब बोलता है द क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट फॉर फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट रेजिस्टर्ड टू ओपन कास्ट मनी सेल एग्जाम बाय फॉलोज. इसमें बोला है कि उसका जो बोला है कि आपको ये तीनों आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी आप फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन के लिए अपियर होते हैं, ठीक है, वेन एवर यू आर अपियरिंग फॉर द फर्स्ट क्लास मैनेजर एग्जामिनेशन. ओके. इसमें या तो डिग्री वाले हो या सेकेंड क्लास डिप्लोमा वाले हो या आपको इंटरमीडिएट हो, वो सारे लोग. यस सॉरी वन इम्पोर्टेंट कॉलेज देयर. सो इसमें क्या है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि आपके पास कौन से क्वालिफिकेशंस रहेंगे तो कौन कौन से एग्जाम देना रहेगा. देखो अगर आपके पास डिग्री है तो आपको सिर्फ एक पेपर देना रहेगा. ठीक है. सब्जेक्ट टू बी अपियर सिर्फ माइंस मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी एक में दिया रहेगा. इसका सिलेबस आपको एनेक्सर 3 में दिया हुआ. अगर आप डिप्लोमा किए हुए हो, ठीक है, और आपके पास सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट है तो आपको 2 पेपर देना पड़ेगा, माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी एंड वेनिंग एंड वर्किंग. ठीक है. ये जनरल कंडीशंस दिया हुआ है कि कितने पेपर आपको अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे
अगर आपको फर्स्ट क्लास बनना है तो। इन दोनों का सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम 3 में है, वेडिंग एंड वर्किंग का भी और माइंड मैनेजमेंट जनरल सेफ्टी का भी, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर एफसीएम चाहे वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो या रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, अगर वो बंदा बीटेक का है तो उसको सिर्फ एक पेपर देना है माइंड मैनेजमेंट जनरल सेफ्टी का, ठीक है। अगर वो डिप्लोमा किया है तो उसको आपको 2 पेपर देना है, पहला माइंड मैनेजमेंट जनरल सेफ्टी और दूसरा आपको देना पड़ेगा वेडिंग एंड वर्किंग का, ठीक है। तो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ माइंड मैनेजमेंट एंड जनरल सेफ्टी लेजिस्लेशन का सब्जेक्ट, ठीक है। माइंड मैनेजमेंट टोटल टोटल जो यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें है इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी प्रैक्टिस प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इन माइनिंग इंटरप्राइजेस। आपको ये वाला पार्ट को बोलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। सेकंड है पर्सनल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सेक्शन selection, training, development, human resources, mining enterprise leadership, study, traditional leaders, behavior, autocratic, democratic, laissez-faire behavior, conflict management, conflict in organization source, and dealing with the conflict organizing, ठीक है ना। ये सारे आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है। चैप्टर 3 में है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, डिटरमाइनेशन ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ वर्क स्टडी, एनालिसिस ऑफ माइन कैपेसिटी कैपेबिलिटी प्रोडक्शन प्लानिंग शेड्यूलिंग कंट्रोल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोडक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ आपको इसे पढ़ना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजट टेक्निक माइनिंग ऑपरेशंस आईआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल ब्रेक इवन एनालिसिस एंड इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सारी चीज़ आपको जो पढ़ना है ये आपको माइंड मैनेजमेंट में पढ़ना है, ठीक है। अगला आ गया फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आता है माइनिंग इन्वायरमेंट, इसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान स्वेज ट्रीटमेंट प्लान देयर इन्वायरमेंट फ्रॉम द अंडरग्राउंड एंड सरफेस, ठीक है। इसमें आर राइट टू फेयर कंपनसेशन, ठीक है ना, एंड लैंड एक्वाजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2017 पढ़ना है, ठीक है। और बायोलॉजिकल एंड टेक्निकल रिकमेंडेशन अंडर द माइनिंग क्लोजर प्लान, ये सारे डिटेल्स में हमको यहाँ पर देखना होता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स ऑफ माइनिंग में इकोनॉमिक्स ऑफ माइनिंग इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी बिफोर ड्यूरिंग एंड माइनिंग ऑपरेशन, तो सीएसआर एक्टिविटीज, ये सारे हमको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट जो है एबीसी एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये 2 टॉपिक हमको कवर करना पड़ेगा। बिहेवियर साइंस मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ आपको जो है आपको मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ना है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में स्टडी ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड देयर कॉज एंड रेमेडी, ये सारे पढ़ना है। ये सब जनरल सेफ्टी का लेक्चर आ गया है, ठीक है, ठीक है ना। और लेजिस्लेशन पार्ट जो है ये हम लोग मैनेजमेंट का पार्ट देखें माइन मैनेजमेंट। अब लेजिस्लेशन का जो है बेसिकली ये सारे पढ़ना आपको, जितने भी माइंस एक्ट 1952 माइंस 1955 एएमआर 2017 एमएमआर मेटल वालों के लिए एमएमआर होगा, माइन रेस्क्यू रूल्स 1985 प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ 2010 जो है 2023 हो गया है, बीटीसी रूल 1966, ठीक है। और सारे जो अप्लीकेबल लॉज होंगे जैसे डीजीएमएल सर्कुलर्स हो गया बायलॉज हो गया गैजेट नोटिफिकेशंस हो गए, ये सारे आपको माइंस लेजिस्लेशन का पार्ट है, ठीक है। अब आपको आता है जनरल सेफ्टी। जनरल सेफ्टी में आपको ड्यूटीज केयर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्योर्स प्रिवेंशन एक्सीडेंट देयर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेट सीवियरिटी रेट कॉज ऑफ, ये सारी चीज़ आपको एसएमपी ट्रैप, ये सारी चीज़ आपको जितनी भी चीज़ है ना वो आपको क्या पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है किसमें माइंस मैनेजमेंट एंड जनरल सेफ्टी में पढ़ना है, ठीक है। आते आगे आता है आपको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग कंट्रीब्यूशन माइन सेफ्टी वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, आईएसओ सेफ्टी ऑडिट सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ट्रैपेटेड ब्रैपेटेड कमेटी रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पढ़ना है। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये आपको एयरबोर्ड डैशबोर्ड, ये सारे सिलेबस आपको माइन मैनेजमेंट का बेसिकली सिलेबस है, ठीक है ना। ये आपको माइन गैसेस वर्क एट हाइट, ये सारे नोटिफाइड डिजीजेस आपको भी यहाँ पर कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। अब आते हैं विनिंग वर्किंग, जो आपको जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं और 10+2 पास किए हुए हैं उन लोगों के लिए ये सारे कवर्स चैप्टर्स हैं, ठीक है। जो विनिंग वर्किंग है इसमें माइन जियोलॉजी नेचर ऑफ अकरेंस ऑफ कोल सीम डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन कोल सीम जियोलॉजी माइनिंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉल्ट फॉल्स फ्रैक्चर फीजर्स, ये सारे डिटेल्स आपको बेसिक जियोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। विनिंग वर्किंग पहला चैप्टर का नाम ये है। दूसरा आपको है ओपनिंग ऑफ कोल सीम, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट अबाउट आउटलेट्स, कैसा आउटलेट होना चाहिए, लोकेशन साफ्ट कैसा होना चाहिए, ऑर्डिनरी टेम्पोररी साफ्ट परमानेंट साफ्ट, सारे डेवलपमेंट का, ठीक है। तीसरा है आपको डेवलपमेंट एंड लेआउट ऑफ माइंस,
सरफेस एंड अराउंड लेआउट एंड डेवलपमेंट ऑफ शाफ्ट, पिट टॉप, पिट कोटा मैनेजमेंट जो होता है वो सारा आपको पढ़ना है। चौथा, अराउंड माइनिंग मेथड लाइक चॉइस ऑफ माइनिंग मेथड्स, होल सीम फैक्टर्स, डेप्थ, सीम थिकनेस, इंक्लिनेशन अफेक्टिंग द एंड स्ट्रेचरी प्रोविजंस का क्या है अराउंड माइनिंग ओपनिंग करने के लिए, ठीक है। ये सारा डिटेल्स आपको क्या करना है वेरिंग वर्किंग में पढ़ना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इसमें फिफ्थ में, बोरो एंड प्ले माइनिंग। जो माइनिंग मेथड है उसको आप एलोबरेट कर दिया। बोरो प्ले माइनिंग मेथड में schemes of development, design of border plane mining method, especially provision of selection of equipment and development, mechanized loader, continuous miner, preparation and adherence of deploying, especially provision of deploying, design system of the player extraction for caving, stowing, modernization, deploying operation, type of loading, SDL, LSD, continuous miner, roof management, local fall, main fall, indications of roof wetting, air blast, precaution against the same and precaution of the fire. In addition, ये सारी चीज आपको जो पढ़नी है वो आपको किसमें पढ़नी है बोरन पे माइनिंग पढ़नी है, ठीक है। लॉन्गवाल माइनिंग क्या होता है, मेथड ऑफ ड्राइविंग सिंगल मल्टीपल हेडिंग स्केट रूट, लॉन्गवाल फेस लेआउट, एडवांसिंग, रिट्रीटिंग फेस, ओरिएंटेशन, ये सारे डिटेल्स आपको इसमें पढ़ना है। 1 सेकंड, आई एम कमिंग। ओके, सो आपको ये है थोड़ा सा मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, सॉरी फॉर डिले। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अनिल, विकास, गुज्जर, नितिन, अब्दुल अंसारी, आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो, बेस्ट मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को एक्चुअली ये गैजेट नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टैट्यूटरी एग्जामिनेशन दे रहे हैं ना उनको मालूम होना चाहिए कितना पेपर होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। जस्ट आई एम टेकिंग फीडबैक फ्रॉम टू यू, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, सो इसमें क्या है ना, फिर हमारा जो लॉन्ग वॉल माइनिंग है, जितने भी माइनिंग के मेथड्स हैं ये भी हमारा इसमें डिटेल्स में आपको पूछेगा, ठीक है ना, इसमें बिनिंग एंड वर्किंग में। ओके, और थिक्सिंग माइनिंग हो गया, जैसे बोरन प्लेट, लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड्स, ठीक है, ये सारे डिटेल्स भी आपको इसमें पूछेगा। अदर स्पेशल मेथड्स लाइक वाइड स्टॉल मेथड्स, मेथड्स ऑफ थिन सीम, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, कोल बेड मेथड्स, ये सारे भी आपको उसमें पूछेगा। ओपन कास्ट माइनिंग में जो माइन प्लानिंग, ओपनिंग ऑफ कोल सीम्स, preparation of excavation, box cut type, selections of site, formulations of production benches, ripping, ठीक है, टाइप ऑफ रिपर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेबिलिटी, साइक्लिंग ऑपरेशन, ये सारे डिटेल्स आपको इसमें भी पूछेगा बेसिकली। ओके, तो ये सारे आपको डिटेल्स मैंने बता दिया। ये डिसकंटिन्यूअस साइक्लिंग, एक्सकवेशन और ट्रांसपोर्टेशन, हॉल रोड रैम्स, ये सारे आपको जितने भी हैं ये सारे रॉक मैकेनिक्स, डिजाइनिंग मेथड, स्टार्टा कंट्रोल, ये सारे विनिंग एंड वर्किंग के हैं। ब्लास्टिंग, सेफ यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, ठीक है, ये सारे डिटेल्स आपको इसमें पूछेगा, ठीक है। ब्लास्टिंग, ये ठीक है ना। अब ये वेंटिलेशन जो आता है, ये वेंटिलेशन का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका मैं फर्स्ट क्लास का पूरा कवर कर दिया, ठीक है ना। ये सिलेबस फॉर द फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट। अब देखो माइन मैनेजमेंट, जनरल सेफ्टी दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो या रिस्ट्रिक्टेड हो। अनरिस्ट्रिक्टेड वाले को क्या होता है, वो अंडरग्राउंड का पोर्शन ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और रिस्ट्रिक्टेड वाले को ओपन कास्ट का पोर्शन ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ये एक मतलब बेसिक आइडिया है इसका, ठीक है ना। एनीवे एंड एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ तक कोई भी डाउट है आप लोग से पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनी टाइम इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट हियर। ठीक है, अभी आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। नाउ इसके बाद मैनेजमेंट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। सो प्लीज लेट मी नो एनी डाउट यू आर एंटिसिपेटेड। आपको कोई डाउट है इसमें तो आपसे पूछ सकते हो। यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स एनी डाउट। ओके, और क्लास ऑनलाइन कब होगा, कब से? क्लासेस तो चल रही है ना ऑलरेडी, सारे क्लासेस शेड्यूल्स हैं, आप देखो ग्रुप में हो। और क्लासेस इज गोइंग ऑन एज पर शेड्यूल्स। माइंड मैनेजमेंट का इसके बाद क्लास होगा आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आई विल स्टार्ट मैनेजमेंट। ओके, सो रेट दिस क्लास इन द स्केल ऑफ 10। अगर आपको समझ आया तो यू कैन रेट, जीरो रेटिंग भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू अनिल। What about Abdul Ansari and Nitin D. Kamut?
To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.